नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बाजार में चलिए फिर से थोड़ी-सी हरियाली लौटती हुई दिख रही है, लेकिन इससे पहले जो हम बात कर रहे थे अपनी साप्ताहिक चर्चा में, उस समय तो आसार ऐसे थे कि बाजार में अब ऊपर की नई चाल बननी चाहिए, लेकिन बन नहीं पाया। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, किस चीज़ ने अटका दिया बाजार को? एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है। इसको समझने के लिए पहला चार्ट समझना पड़ेगा मिड कैप का और स्मॉल कैप का। तो बाजार में ऐसा नहीं, जीडीपी का डेटा के बाद मैं समझाऊंगा कि अभी एफआईएस का जो प्रेशर है उसके कारण से निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा प्रेशर है, प्लस वीकली एक्सपायरी इन सब का प्रेशर है। लेकिन जीडीपी डेटा के रिफ्लेक्शन आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में 2-3 दिन देखने को मिला है। तो ये पार्शियली करेक्ट है, पार्शियली करेक्ट नहीं भी है, बिकॉज़ ओवरऑल इम्पैक्ट तो हम नहीं देख पाए मार्केट में। लेकिन डोमेस्टिक जहाँ पे रिज़ल्ट दिखना चाहिए था, डोमेस्टिक रिज़ल्ट दिखा और मिड कैप, स्मॉल कैप में बाइंग अच्छी आई है लास्ट 2-3 दिन में। और मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ अच्छी कंटिन्यू रहेगी आने वाले समय में भी, विथ करेक्शंस इन बिटवीन। लेकिन ओवरऑल इस जीडीपी के नंबर्स का फ़र्क दिखना चाहिए, मुझे लगता है। जी। तो आप ये कह रहे हैं कि जीडीपी के आंकड़ों से जो उत्साह सोमवार को बनना चाहिए था, कुछ हद तक शायद थोड़ा बना, लेकिन उसके बाद फिजल आउट हो गया, वो उत्साह आगे कंटिन्यू रहेगा। तो बीच में किस चीज़ ने बाजार को रोका, या खास तौर पे निफ्टी को रोका? अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, मिड कैप में तो हालत ठीक है। निफ्टी को अभी थोड़ा-सा प्रेशर रहेगा, बिकॉज़ एक तो यूएस की यील्ड डिफरेंशियल जो हैं, वो फ़ेवर में नहीं है हमारे। एफआईआईज़ का सेलिंग प्रेशर उसके कारण भी है। मंथ रिज़ल्ट कैलेंडर ओवर हो गया, कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं है। अब जून और मोस्ट पार्ट ऑफ जुलाई या फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई मोस्टली कंसोलिडेशन में ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इंडेक्स में मुझे लगता तो नहीं है दिखनी चाहिए। जुलाई सेकंड हाफ के बाद से धीरे-धीरे मार्केट में जो नैरो मार्केट है, यानी निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इन सब में ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी तो लार्जली मुझे कंसोलिडेशन ही समझ में आता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर था कि मंडे को थोड़ा ओपन अच्छा होना चाहिए था निफ्टी को भी, लेकिन निफ्टी ओपन तो अच्छा नहीं हुआ। मिड कैप, स्मॉल कैप अच्छे ओपन। जी। तो चलिए, अब यहाँ से आगे हम क्या उम्मीदें करें? जो हम अपनी साप्ताहिक चर्चा में बात कर रहे थे कि एक बार अगर 25,000 100-200 के ऊपर निकला निफ्टी, तो फिर आगे नहीं भी तो 25,000, 700, 26,000, उस तरह के स्तरों की गुंजाइश खुलेगी। क्या अभी जिस तरह से इतनी अच्छी खबर के बाद भी निफ्टी अपनी ये 25,000 की बाधा पार नहीं कर पाया है, उसको देखकर क्या अपनी उम्मीदें कुछ समय के लिए सीमित रख लेनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि 20 डीएमए के नीचे का क्लोज़ है निफ्टी का और 3 दिन पहले के डेटा में प्रॉफ़िट बुकिंग सिग्नल है भी। मतलब मंडे के डेटा में ही निफ्टी का प्रॉफ़िट बुकिंग सिग्नल है भी। तो ये लिमिटेड एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि निफ्टी को 24,000 जब तक वो होल्ड कर लेगा, बाय डिप्स का कैंडिडेट है, मार्केट है। करेक्शन होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे हमारे लिए और कंसोलिडेशन होगा। तो 25,000 से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हमको 24,000 पे ध्यान देना चाहिए। एज़ लॉन्ग एज़ वो इंटैक्ट है, हमारा ये सारा ट्रेंड इंटैक्ट रहना जी। चाहिए। तो फिलहाल ट्रेंड इंटैक्ट है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उम्मीदें हल्की रखनी पड़ेंगी। तो ठीक है, अगर यहाँ पे लेवल्स पर खास तौर पे नज़र डाल लेते हैं कि कौन से लेवल्स रहेंगे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए, और यहाँ पर निफ्टी के लिए। अब जिस तरह से आपने कहा कि सोमवार को एक प्रॉफिट बुकिंग मिल गई, लेकिन उससे ज़्यादा हमें एक दिन पहले पिछले दिन की कैंडल देखी, किस तरह से एक अच्छी चाल बनी, लेकिन उसके बाद फिर अंत में काफ़ी ऊपर से नीचे आकर के बंद हुए। तो ये मंगलवार की कैंडल जो है वो कहीं ज़्यादा आपको चिंता में नहीं डाल रही? नहीं, ये कल कुछ एक्सपायरी रहेगा, ट्यूसडे का कुछ का एफ एंड एक्सपायरी रहेगा।
अब क्या था मैं भूल गया। बीएसई बैंक एक्स का एक्सपायरी था तब शायद। तो मुझे लगता है उसके कारण ही ये अचानक से ये प्रेशर आया था। ये जब इंट्राडे आप करेंगे ना कैंडल, तो ये प्रेशर इंट्राडे में अचानक से आया था और ये बैंक लेट था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कल के कैंडल में। हालाँकि वो तो अभी बैंक अभी ओवरऑल तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बैंक लेट प्रेशर कल आया था करीब-करीब स्टार्टिंग में, और उसके बाद फिर ये मार्केट ठीक हुआ था। 2 बारी अगर प्रेशर आया था, तो एक करीब-करीब स्टार्टिंग में आया था और एक करीब-करीब दोपहर में अराउंड 12:45 आया था। तो ये मुझे जहाँ तक लगता है कल थोड़ा-सा एक्सपायरी लेट ही प्रेशर रहेगा और उससे ज़्यादा कुछ था नहीं। जी। तो फिर अब यहाँ से निफ्टी के लिए मतलब क्या दिशा लेकर के चलें? अगर उम्मीदें सीमित रखनी हैं, लेकिन नीचे की ओर आप कह रहे हैं कि जब तक 24,000 मोटे तौर पे नहीं टूटे, तब तक हमें बहुत ज़्यादा मतलब वो है ना, आपने घबराना नहीं है। फिर जब घबराना नहीं है और ऊपर जाने की गुंजाइश भी कम लग रही है, उम्मीदें सीमित रखनी है, तो मतलब क्या होगा? टाइम पास होगा अगले कितने समय तक? कुछ हफ्ते, कुछ महीने, क्या रहेगा? ये पूरा का पूरा यहाँ से आप समझिए 1 से डेढ़ महीना टाइम पास ही चलना है, कुछ होगा नहीं। तो जो भी है अब ऐसे टाइम पास में डिप पे चीज़ों को एक्यूमुलेट करेंगे तो फिर नेक्स्ट राउंड जब बाइंग आएगी, उसमें फिर आपको यहाँ से प्रॉफ़िट मिलेगा। लेकिन यहाँ से ट्रेंड पॉज़िटिव है ना, तो सेलिंग का तो कोई मतलब नहीं है। यानी नीचे वेट करके खरीदने का ही मतलब बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है यही कि यहाँ से अपना बाइंग प्लान कीजिए डिप पे। अब जो आज का लो है या कल का लो है या कल का क्लोज़ भी समझ लें। कल का क्लोज़ है 24,500, उसके नीचे फिर से सेलिंग आएगी, वो प्रॉफ़िट बुकिंग ही रहेगी और वो सेलिंग 500 पॉइंट तक की हो सकती है। तो प्लान कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि 24,500 के नीचे में थोड़े से और करेक्टिव मोड प्लान होना चाहिए। कम से कम 300 पॉइंट का होना चाहिए और 24,200 से लेके 24,000 ये रेंज में कहीं न कहीं से निफ्टी को फिर से सपोर्ट आना चाहिए। तो इस हिसाब से ही देखें और अगले 1 डेढ़ महीने के लिए जब तक ब्रेकआउट नहीं मिले 25,000 के ऊपर, मान के चलें कि हमारा मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगा। जी। अगला बड़ा ट्रिगर क्या रहेगा बाज़ार के लिए? एक तो सोमवार को आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी है, लेकिन जिस तरह से एक कंसेंसस लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट तो फिर से दरों में कटौती करनी चाहिए आरबीआई को। लेकिन अगर मान लीजिए कंसेंसस के हिसाब से ही आया, तो कोई सरप्राइज़ नहीं है, फिर मतलब आपके लिए बहुत कोई खुश होने की, उछलने वाली बात नहीं होगी। अगर कहीं 50 बेसिस पॉइंट का मिल गया, आधा परसेंट बढ़ा दिया, घटा दिया सॉरी, तब जाकर के वो बाजार के लिए कुछ नया जोश बनने वाली स्थिति बनेगी। नहीं तो सब कुछ डिस्काउंटेड है। और अगर कहीं मान लिया कि अ, किसी तरह से आरबीआई को लगा कि नहीं, ग्रोथ तो ठीक ठाक ही है, अ, देख लेते हैं थोड़ा सा और समय, अगर वो एक रेयर चांस बन गया, तो फिर बाजार के लिए और एक निराशा हो जाएगी। ये केस में इम्पोर्टेंट है, देखिए 25 बेसिस पॉइंट का तो ऑलमोस्ट कंसेंसस है। ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कट करने का अभी रूम है, बिकॉज़ ऑलरेडी हमारा 10 ईयर और यूएस का 10 ईयर इनमें डिफरेंशियल ऑलरेडी बहुत कम हो गया है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कंप्रेशन होना नहीं चाहिए, अनलेस यूएस में रेट कट हो और वहाँ पे कोई सिचुएशन दिखता तो नहीं। तो अभी मुझे लगता नहीं है कि 25 बिप्स से ज़्यादा किसी भी तरह का कट आरबीआई करने के सिचुएशन में है। इन केस अगर 50 बिप्स का लेते हैं तो कट, तो फिर मार्केट पॉजिटिवली सरप्राइज़ होगा। 25 बिप्स में बेक्ड इन है और जैसे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, बैंकिंग इंडेक्स भी वैसे कंसोलिडेट ही करेगा। हालाँकि ओवरऑल तो बैंकिंग इंडेक्स पॉजिटिव ही है स्ट्रक्चर के मामले में। लेकिन ये एक्सटेंशन ऑफ ट्रेंड है ना, एक्सटेंशन ऑफ ये लेग है, इसलिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट अचानक से तो नहीं आएगी आई थिंक। स्ट्रक्चर को पॉजिटिव मान के चलते हैं क्योंकि 20 डीएमए के ऊपर ही है, बाकी कोई भी डीएमए के नीचे नहीं है। और ट्रिगर फ्रेश क्या है पॉजिटिव, मे बी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, लेकिन 25 बिप्स तो मुझे लग रहा है ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है बैंक में। तो 25 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी बाजार देख रहा है सामने आता हुआ। अगर इससे अलग कुछ आया, तभी आपके सामने कोई
नेगेटिव या पॉजिटिव रिएक्शन होगा। जो आप कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट इस समय तो बहुत मुश्किल है, और रेट ना काटें बिल्कुल, वो भी संभावना थोड़ी कम रहेगी। हालांकि अगर आपको दाव लगाना हो कि अगर 25 बेसिस पॉइंट नहीं है, तो आप क्या दाव लगाएंगे, 0 या 50? ऐसा कोई रीज़न मुझे नहीं नज़र आता, जैसा लास्ट पॉलिसी या जो लास्ट स्टेटमेंट मैंने सुना आरबीआई गवर्नमेंट का, यहाँ से हॉकिश होने का तो कोई रीज़न है ही नहीं उनके पास, ना उनका ऐसा कोई स्टैंस है। उनका स्टैंस डविश ही है, तो कोई भी नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए। लिक्विडिटी ऑलरेडी क्रिएट कर ही रहे हैं, रेट कट कर ही रहे हैं, तो नहीं कट करने का कोई रीज़न तो एज़ सच नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। और बहुत ज़्यादा डीप कट करने का भी कोई रीज़न नहीं है। तो मैं बैलेंस लेके ही चल रहा हूँ, बाकी अगर वो डिसीज़न लेते हैं तो उसका बेसिस फिर एक्सप्लेन करेंगे, तो हम समझने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल देखिए जीएसटी कलेक्शन में जिस तरह से हमारा मूव कर रहा है, सब कुछ तो हमारे लिए पॉज़िटिव ही है और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा प्रायोरिटी है, बिकॉज़ कैपेक्स हर्ट हो रहे हैं। तो हमारे लिए इकोनॉमिक ग्रोथ अगर प्रायोरिटी है, कंजम्पशन के थ्रू अगर बाद में कैपेक्स लाना भी है, तो उसके लिए भी आपको एक सॉफ्ट इंटरेस्ट रेट चाहिए, अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ फंडिंग चाहिए। तो ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव तो नहीं हो सकती रेट ऑफ इंटरेस्ट की मेरे हिसाब से। सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस में ही जाना है हमको। अगर वैसा जाना है तो नेगेटिव सरप्राइज़ का तो कोई रूम मुझे नहीं लगता है कि है हमारे पास। नहीं, मैं इस सेंस में कह रहा था कि मान लीजिए इस बार उन्होंने रेट कट टाल दिया, इस बात को देखते हुए कि चलो ग्रोथ ठीक चल रही है। अगर रेट कट टाल दिया तो फिर तो नेगेटिवली रिएक्ट करेगा ही बैंकेक्स, निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स। उसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि बाज़ार फैक्टर करके चल रहा है 25 बिप्स। उतना मिलना चाहिए एटलीस्ट ये कंसोलिडेशन सस्टेन होने के लिए। नहीं मिलता है तो नेगेटिव रिएक्शन ज़रूर होगा इंडेक्स जी। अच्छा, मिड कैप का ज़िक्र आपने शुरुआत में ही किया कि भई चीज़ें वहाँ ठीक चल रही हैं। चलिए, तो आज मजबूती तो वहाँ भी है, और एक तरह से अगर वैसे भी इस चार्ट को देखें, तो जहाँ हमें निफ्टी 50 का चार्ट अटका हुआ दिखता है, मिड कैप का चार्ट अटका हुआ नहीं दिख रहा है अभी। लग रहा है कि हाँ, बढ़त हो रही है, आगे बढ़ेगा। तो अब ये चाल फिर वही मतलब 59,000 600-700 या ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 61,000 के बीच कहीं जाकर के ये चाल रुकने वाली है, या आपको लगता है कि नहीं, यहाँ गुंजाइश और भी ज़्यादा रहेगी? 58,000 पे थोड़ा स्ट्रगल है मिड कैप का। अच्छा, और मतलब अगर 60,000 हाँ, भी नहीं, 59,600 भी नहीं, पहले 58,000 पे ही एक बार को तो जूझना पड़ेगा। हाँ, ये है। और अगर गलती से निफ्टी का 25,500 24,500 टूटा, तो फिर इसका थोड़ा-सा स्ट्रगल बढ़ेगा और वो रनिंग करेक्शन में कन्वर्ट होगा। तो इसको भी ध्यान रखना है, 58,000 के आस-पास स्ट्रगल होना चाहिए और 56,000 तक भी जाए तो किसी भी तरह से कोई नेगेटिव नहीं लेना है इस इंडेक्स को। और इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी जस्ट इन केस अगर निफ्टी 24,500 के नीचे गई, तो उसकी पॉसिबिलिटी रहनी चाहिए 56,000, ये भी ध्यान देना है। ओवरऑल नेगेटिव कुछ नहीं है इस इंडेक्स में, थोड़ा-सा करेक्शन लॉन्ग ओवरड्यू है, उसका ट्रिगर क्या होगा ये वेट करना होगा, देखना होगा। अगर निफ्टी का करेक्शन उसका ट्रिगर हो सकता है, मेबी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रिजल्ट खत्म हो गया, तो यहाँ पे फ्रेश ट्रिगर है नहीं मिड कैप स्मॉल कैप के लिए, एक जीडीपी था, वो भी हो गया। तो अब यहाँ पे कोई ट्रिगर नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो इसको रीड कैसे किया जाए? चूँकि रन अप बहुत ज़्यादा हो चुका है और कोई ट्रिगर नहीं है, तो मेबी या तो पॉज़ हो, या अगर मार्केट करेक्ट करता है तो उससे सिंक्रोनाइज़ होके इसका भी करेक्शन। तो कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए इंडेक्स के लिए, मुझे ऐसा लगता है। ओवरऑल ट्रैजेक्टरी मान के चलते हैं कि अप है, लेकिन यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन के चांसेस इसमें भी रहने चाहिए। जी। यहाँ पे कंसोलिडेशन की संभावना रहेगी मिड कैप के लिए। अब थोड़ा-सा स्मॉल कैप पे भी निगाह डाल लेते हैं। स्मॉल कैप की चाल आज थोड़ी ज़्यादा तेज़ नज़र आई मिड कैप से भी। वहाँ क्या देख रहे हैं आप? ये तो हाँ, एसएमई का चार्ट खुल गया नहीं, मैं एसएमई की बात करने लगा। हाँ,
ये निफ्टी स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ। हम्म, मोटे तौर पे आ, मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग एक जैसी चाल, लेकिन स्मॉल कैप थोड़ा सा ज़्यादा तेज। वो तो ठीक बात है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रीड करने के लिए मुझे लगता नहीं है कुछ है हमारे पास। एक चीज़ तो क्लियर है ना कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने अच्छे से 200 ईएमए क्लियर कर लिया है। अब मिड कैप में अगर पॉज होगा तो स्मॉल कैप में भी पॉज हो सकता है, लेकिन समझने की बात यह है कि मिड कैप स्मॉल कैप सब एटलीस्ट प्रीवियस हाई को तो टच करने वाले स्ट्रक्चर में बैठे हैं। और यहाँ से जो आप अब जीएसटी नंबर ले लें, या जिस तरह से लिक्विडिटी पुश ले लें, या जिस तरह से ग्रोथ का पुश ले लें, या जो इंटरेस्ट रेट ट्रैजेक्टरी ले लें, ये सब हमारे छोटे कंपनियों के लिए एक फेवरेबल कंड्यूसिव सिनेरियो क्रिएट करती हैं। और अगर ऐसा है, फेवरेबल सिनेरियो है, सब आगे जाके ठीक होना चाहिए। तो एटलीस्ट प्रीवियस हाई तक तो सब पहुंच जाने चाहिए। जी, अगले क्वार्टर रिजल्ट तक ही हो सकता है, जुलाई अगस्त तक ही नहीं, जुलाई में तो शुरू होगा रिजल्ट, अगस्त में पहुंच सकती हैं। और फिर इवैल्यूएट करेंगे कि अगस्त के रिजल्ट जो हैं वो सिर्फ जैसे अभी मार्जिन एक्सपेंशन वाले ज़्यादा रिजल्ट आए, सेल्स वाले कम आए, तो जी, वहाँ जी, पे क्या सेल्स वाला कोई पुश मिलता है वो उसको दे सकता है आगे, फिर उसके बाद अगला कॉल लेंगे। जी। नहीं, लेकिन अब ठीक कह रहे थे कि जुलाई में नतीजे आने शुरू हो जाएँगे। तो चलिए एक बार को आप कह रहे हैं कि नए ट्रिगर के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन क्या उतना भी लंबा इंतज़ार होगा? आपके पास 2 ट्रिगर तो बड़े आने वाले हैं, और वो 2 ट्रिगर जो हैं, एक तो नतीजों का ज़िक्र आपने कहा है जुलाई के दूसरे हफ्ते से आने लग जाएँगे, और दूसरा बड़ा ट्रिगर 2 जुलाई, 90 दिन की समय सीमा पूरी होने वाली है सबके लिए, भारत के लिए भी। और अभी चीन के साथ क्या हुआ वो हमने देखा ही। मतलब सबसे लग रहा था कि सारी दुनिया तो बहाना है, सिर्फ चीन से पंजा लड़ाना है, लेकिन सबसे पहले चीन से उन्होंने दोस्ती करने की तरफ हाथ बढ़ाया वापस, और उसके बाद फिर पलटी मार गए हैं लगता है। मतलब चीन ने कहा ये ब्रीच ऑफ मतलब क्या एग्जैक्ट टर्म है, मतलब मोटा मोटी ये कि भाई फिर से हमारे साथ धोखा कर रहे हैं ये। तो करना क्या है उनको समझ में नहीं आ रहा है। अ, भारत के साथ मतलब एक तरह से अब पंगेबाजी शुरू कर ही ली है उन्होंने। तो 2 जुलाई कैसे झेलेगा बाजार? ट्रम्प एक ऐसे प्राणी हैं जिस पे आप किसी भी तरह से विश्वास ना करें, आप मैं लेकिन कोई भी। लेकिन हमें क्या करना है वो तो तय करना पड़ेगा ना। मतलब वो क्या करेंगे उनका असर पड़ेगा, वो क्या करेंगे उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, हम अनुमान नहीं लगा सकते, उन पे भरोसा भी नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या क्या कर सकते हैं वो सोच करके हमें अपनी तैयारी तो करनी पड़ेगी। मैं समझाता हूँ। ट्रम्प के किसी भी स्टेटमेंट पे कोई भी 1% भी भरोसा नहीं करे। और स्टार्टिंग फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर, ये आप शायद इस चीज़ को कोई अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ के ना समझना चाह रहे हैं। जो इंसान पीस टॉक की बात करता है वही इस वॉर को फ्यूल कर रहा है। अदरवाइज यूक्रेन के पास इतना एम्यूनेशन नहीं है कि वो रशिया में घुस के 40 एयरक्राफ्ट उड़ा दे, नहीं है। तो आप ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली आप सबको समझना जरूरी है, और इसका इम्पैक्ट मैं समझाऊंगा। पहली चीज़ ये जान लें कि ट्रम्प जो सामने से दिख रहे हैं वो पर्सोना है, जो पीछे काम कर रहे हैं वो घिनौना है। ये बिल्कुल क्लियर रहे दिमाग में। एंड देयरफॉर आप एक चीज़ भी आप यहाँ ट्रम्प के एक्टिविटी से पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नहीं मतलब आउटराइट नहीं। जब मस्क अलग हो चुके हैं, फिर और किसकी बात करते हैं, डॉज और क्या क्या बना के ले गए थे। स्ट्रैटेजी क्या बनेगी? स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म या इवन मे बी ये पूरे साल के लिए वोलेटिलिटी एम्ब्रेस कीजिए। वोलेटाइल रहेगा मार्केट, लेकिन पूरे वर्ल्ड के इक्वेशंस चेंज हो रहे हैं, और ये फाइनेंशियल ईयर एंड तक पूरे इक्वेशंस सेट हो जाएंगे अगेंस्ट अमेरिका, बिकॉज नो वन इज इन अ पोजिशन टू ट्रस्ट अमेरिका। मल्टीपल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहे हैं। आप चीन को ट्रस्ट कर लीजिए, नॉर्थ कोरिया को ट्रस्ट कर लीजिए, फॉर दैट मैटर पाकिस्तान को ट्रस्ट कर लीजिए, बिकॉज इन सब के एक्टिविटीज आपको पता है कि निगेटिव ही करेंगे।
ट्रम्प आपके पीठ में छुरा भोंकेंगे एंड देयरफॉर ये मार्केट वोलेटाइल रहेगा। इस वोलेटिलिटी को अपने लिए इस्तेमाल करें। इस पूरे मार्केट की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, मार्केट का ट्रैजेक्टरी, भारत जैसे मार्केट की ट्रैजेक्टरी जिसका किसी के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ में, एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है इक्विटी और रिस्क एसेट क्लास के हिसाब से, लेकिन रनिंग ट्रेन में बोर्ड करने के लिए ये जगह नहीं है। जब भी गिरता है 5% भी गिरता है, हम डिस्कस तो करते ही रहेंगे, एंटर कीजिए, यही फायदा करेगा। और ट्रम्प कोई भी डिस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं उसको अपने फेवर के लिए यूज कीजिए, बिकॉज ट्रम्प को वॉर कराना है, बट ट्रम्प ऐसा कोई वॉर नहीं चाहेंगे जो कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर दे। उनको सिर्फ उतना ही वॉर चाहिए जिससे उनकी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो बिकते रहें, उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। अगर भारत से मुंह फुलाए भी हैं इसलिए कि S-500 आप लेके आ गए हैं रशिया से, और सामने उन्होंने बोला भी दे हैव रब्ड अस ऑन द रॉन्ग साइड, इन्होंने क्लियरली बोला है। तो आप ट्रम्प से क्या एक्सपेक्ट करें, वोलेटिलिटी, लेकिन जितना मार्केट गिरे आप उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करें। पर्टिकुलरली मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, चाहे जितना भी ये डिस्प्यूटेड सेगमेंट हो। रनिंग ट्रेन में बोर्ड होने की कोई जरूरत